नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हेरिडिटी और वेरिएशन की। मतलब कैसे गुण, जिन्हें हम ट्रेट्स कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी में जाते हैं और जीवों में ये अंतर क्यों आते हैं। हमारा मकसद है ग्रेगर मेंडल के जो प्रयोग थे उनको समझना और हेरिडिटी के जो बेसिक नियम हैं उन्हें जानना, है ना, कि कैसे कुछ ट्रेट्स दिखते हैं, कुछ छिप जाते हैं। तो चलो इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि स्पीशीज के बने रहने के लिए ये वेरिएशन कितना इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इवोल्यूशन की प्रक्रिया का बेस है एक तरह से। तो स्रोत बताते हैं कि रिप्रोडक्शन से जो जीव बनते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे तो होते हैं, पर बिल्कुल सेम नहीं, कुछ वेरिएशन होता है। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन होता है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कहीं ज्यादा होता है। जैसे गन्ने के खेत में पौधे लगभग एक जैसे, पर हम इंसानों में कितनी डाइवर्सिटी है। बिल्कुल। और ये वेरिएशन बहुत जरूरी है। जैसे वो बैक्टीरिया वाला उदाहरण है ना स्रोतों में। हाँ, मान लो एनवायरनमेंट बदला, तापमान बढ़ा, तो ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे, पर जिन कुछ में थोड़ी ज्यादा गर्मी सहने की कैपेसिटी होगी वो बच जाएंगे। अच्छा। और आगे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। यही तो है नेचुरल सिलेक्शन का आधार। सही। तो ये वेरिएशन अगली पीढ़ी में जाता कैसे है, इसके नियम क्या हैं? यहीं पर आते हैं ग्रेगोर मेंडल और उनके मटर के पौधों वाले एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, 19वीं सदी की बात है। उन्होंने लंबे और छोटे पौधों का क्रॉस कराया और पहली जनरेशन F1 में सारे पौधे लंबे, मतलब कोई मिक्स नहीं, सब लंबे। यही बात मजेदार हो जाती है। जब उन F1 वाले लंबे पौधों का आपस में क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में वो छोटे पौधे फिर से आ गए, लगभग 1/4। अरे वाह! तो मेंडल ने कहा कि हर ट्रेट के लिए, जैसे पौधे की हाइट, 2 फैक्टर्स होते हैं। आज हम उन्हें जीन्स कहते हैं। जीन्स, हाँ। और जीन क्या है? वो डीएनए का हिस्सा जिसमें किसी एक ट्रेट की इंफॉर्मेशन है। तो मतलब एक फैक्टर डोमिनेंट होता है, जैसे लंबेपन का T, और दूसरा रिसेसिव, जैसे छोटेपन का स्मॉल t। बिल्कुल। F1 में कॉम्बिनेशन TT था, पर T डोमिनेंट था तो सब लंबे दिखे। लेकिन F2 में TT कॉम्बिनेशन बना तो वो रिसेसिव ट्रेट, छोटापन फिर से दिख गया। सही। और मेंडल यहीं नहीं रुके। उन्होंने 2 अलग अलग ट्रेट्स को एक साथ देखा, जैसे बीज का शेप, राउंड या रिंकल्ड, और बीज का कलर, येलो या ग्रीन। अच्छा, 2 ट्रेट्स एक साथ? हाँ, और पाया कि ये ट्रेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अगली पीढ़ी में जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि लंबा पौधा है तो बीज हमेशा येलो ही होगा, राउंड भी हो सकता है, रिंकल भी। इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पर ये होता कैसे है? मतलब ये जीन्स काम कैसे करते हैं अंदर? इसका लेना देना है सेल के न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए और क्रोमोसोम से। डीएनए में प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, कोडेड होती है। अच्छा। और डीएनए का वो हिस्सा जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन देता है, वही जीन है। और प्रोटीन ही तो आखिर में ट्रेट्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे पौधे की लंबाई एक हार्मोन से कंट्रोल होती है। वो हार्मोन बनाने वाले एंजाइम की एफिशिएंसी जीन पर डिपेंड करती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर ट्रेट के लिए एक जीन कॉपी माँ से और एक पिता से मिलती है। समझ गया। अच्छा, ट्रेट्स की बात तो हो गई। स्रोत ये भी बताते हैं कि बच्चे का लिंग, मतलब सेक्स, कैसे तय होता है। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरीके हैं, कहीं टेम्परेचर, कहीं जेनेटिक्स। हाँ, मनुष्यों में ये प्योरली जेनेटिक है। जेनेटिक कैसे? देखो, हमें 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 पेयर तो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है। पर जो 23वां पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। फीमेल्स में होता है XX और मेल्स में XY। XX और XY, हाँ। तो फर्टिलाइजेशन के वक्त माँ से तो हमेशा X क्रोमोसोम ही आता है। अगर पिता से भी X आया तो लड़की XX, और अगर पिता से Y क्रोमोसोम आया तो लड़का XY। तो मतलब बच्चे का सेक्स पिता से आने वाले क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। हाँ, तकनीकी तौर पर यही है। और ये सोचने वाली बात है कि ये छोटा सा जेनेटिक फर्क X और Y का इतने सारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस कैसे पैदा करता है। तो आज की चर्चा का सार निकाले तो हमने देखा कि वेरिएशन क्यों जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ज्यादा क्यों है, मेंडल के डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स के नियम समझे, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी। हाँ, और ये भी कि डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स कैसे ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। और आखिर में मनुष्यों में सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया भी समझी। बिल्कुल। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हमें अपने आसपास की बायोलॉजिकल वर्ल्ड को समझने में मदद करते हैं।
स्रोत सामग्री हेरिडिटी की काफी क्लियर तस्वीर देती है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल जो स्रोत में दिए एक एक्सरसाइज से है। मान लीजिए एक स्टडी में पता चला कि जिन बच्चों की आंखों का रंग हल्का है उनके माँ बाप दोनों की आंखें भी हल्की ही हैं। तो क्या सिर्फ इतनी जानकारी से हम पक्का कह सकते हैं कि हल्का रंग डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव? इस पर सोचिएगा जरूर, क्यों या क्यों